नमस्कार। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए सब लोग जुड़ जाइए हमारे साथ इस सेशन में। आज जो है हम अर्थशास्त्र की तीसरा क्लास लेने वाले हैं, जिसमें कि आपके बहुत शानदार टॉपिक होने वाले हैं, बहुत ही इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो आप सब लोग जुड़ जाइए। और जिन भी मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वह आपको प्लेलिस्ट में इसके मिल जाएंगे। तो आप पहले उनको देखें फिर इसको देखें, तो आपको आगे समझ में आएगा कि अभी तक हमने अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ लिया हुआ है। तो आप जल्दी से अपने दोस्तों को इस क्लास की लिंक को शेयर कर दीजिए। और अब हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दें कि आपके एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है, जिसमें कि आपके फॉर्म है 14 सितंबर से आपके फॉर्म डालना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप उससे संबंधित सारी जानकारी जो है आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दी गई है, तो आप उसको देख सकते हैं, है ना। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। कि जैसा कि हमारी हर बार एक टैगलाइन होती है कि हर एक शीशा पत्थर की से टूट जाता है। कहना है कि हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को भी तोड़ दे। फिर कहा गया है कि मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल इतना कि मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल इतना कि हौसला देखकर तेरा मुश्किल भी आना छोड़ दें। तो हमें इतना भी कॉन्फिडेंस रखना है कि अंदर से इतना कॉन्फिडेंस रखिए, हौसला डेवलप कीजिए आप कि मुश्किल घड़ियों में भी हम उस रास्ते पर बने रहें, क्योंकि जहाँ रास्ता कठिन होता है वहीं हमारी सफलता होती है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम। और आज हम पढ़ने वाले हैं बैंक रेट के बारे में, बैंकों के बारे में देखने वाले हैं, क्या इनका बैंकों में इतिहास रहा है ना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो है आपका क्या, रेपो रेट। क्या टॉपिक आता है आपका, बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता है कि रेपो रेट किसे कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं, है ना। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि रेपो रेट किसे कहते हैं। तो बैंक, रिजर्व बैंक से जो पैसा उधार लेते हैं उस पर रिजर्व बैंक उनसे कुछ ब्याज भी वसूलता है। जिस दर पर यह ब्याज वसूलता है उसे ही हम रेपो रेट कहते हैं। यानी आपको याद रखना कि जो आरबीआई है, क्या है आपका, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो है अन्य बैंकों को, किसी अन्य बैंक को उधार देता है। इसने धन उधार दिया, जब उधार इसने दिया है तो अब जो इन्हें वापस करेंगे तो कुछ इनसे ब्याज देंगे जी, साथ साथ में क्या देंगे, अपना ब्याज। जब ब्याज देंगे तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, रेपो रेट। तो अपनी सामान्य भाषा में आप कहोगे कि जब आरबीआई अन्य बैंकों को पैसा उधार देता है तो जब उधार देता है उसके साथ वो वापस लेता है तो कुछ ब्याज भी लेता है। जिस दर से ब्याज लिया जाता है उसे ही हम रेपो रेट कहते हैं। क्लियर है मेरे भाई। आरबीआई अन्य बैंकों से जो ब्याज लेता है, जिस दर पर ब्याज लेता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आप बोलोगे रेपो रेट कहते हैं। इतना क्लियर है या नहीं, अरे बोलो मेरे भाई हाँ या ना। जैसे अब आपने बता दिया बैंक, रिजर्व बैंक जो है अन्य बैंकों को उधार देता है, और जैसे आपने बताया 6.5% ये इनका रेपो रेट कहलाया आपका। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि अगर रेपो रेट कम है या ज्यादा है उसका हमें क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई आप याद रखिए, अगर जो है रेपो रेट में वृद्धि हो, क्या हो आपका, रेपो रेट में वृद्धि अर्थात ब्याज दर में वृद्धि होगी तो क्या प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। अब एक बात सोचिए आप, अगर ब्याज दर ज्यादा होगी तो आपको छोटी मोटी बैंक वे भी महंगा ब्याज लेंगे आपकी। अगर आरबीआई उनसे 6% ले गई तो वो आपसे 14% लेंगे। जब 14% लेंगे तो लोग कम लोन लेंगे, हाँ है ना। यही आपको बताया गया है कि जनता कम लोन ले पाती है और बाजार गिर जाता है। याद रखिए, अगर रेपो रेट ज्यादा होती है तो ब्याज दर ज्यादा होगी, जब ब्याज दर ज्यादा होगी तो आपकी जनता कम लोन ले पाती है और पैसे की कमी हो जाती है, बाजार में पैसा नहीं मिलेगा। फिर व्यवसायी कम लोन ले पाएंगे, बिजनेस का विस्तार नहीं कर पाएंगे, कोई नया इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा, कोई नई जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। आप, हम और आप जैसे लोग बेरोजगार ही रह जाएंगे, नई नई फैक्ट्रियां नहीं खुलेंगी। जो नौकरी में है
वो भी निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि पैसा ही नहीं आएगा, सैलरी कहां से देंगे। सभी वस्तुओं का मूल्य भी गिर जाएगा, अस्फीति फैल जाएगी, यानी कौन सी घटना आ जाएगी आपकी, अस्फीति। तो अब आपका एक क्वेश्चन और याद रखना है आपको कि अस्फीति किसे कहते हैं। अस्फीति का मतलब जैसे आपने बताया अस्फीति, अस्फीति में क्या होगा, यानी आप बताओगे मुद्रा में कमी, मुद्रा में कमी। तो बताइए जब बाजार में पैसा ही नहीं होगा तो अस्फीति की घटना हो जाएगी, यानी बाजार में पैसा ही नहीं होगा तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे तो आपके धंधे बंद हो जाएंगे, भुखमरियां फैलने लगेंगी। ये आपको कंडीशन याद रखना कब होगी, जब रेपो रेट में क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि होगी, तो फिर क्या होगा, उससे आप बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। इसी को घटना को नाम दिया गया है क्या, अस्फीति कहते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, अब आगे आता है कि अगर रेपो रेट में कमी हो जाए, तो अब आप उल्टा बता सकते हैं, अगर रेपो रेट में क्या हो जाए, आपकी कमी हो जाए। जब कमी होगी, मान लो पहले 5.15% था, फिर जाके 4% बचा, अब कमी हो गई ना। जब कमी होगी तो देखिए रेपो रेट घटने से बैंक सस्ती दर पर हमें लोन देंगे। अब भाई पहले आपको 14% पर ब्याज दिया जा रहा था, अब वो 10% पर दे रहा है, तो व्यक्ति ज्यादा लोन लेने लगेंगे। जब ज्यादा लोन लेंगे तो व्यवसाय ढेर सारा पैसा उद्योग में लगाएंगे, यानी नए नए बिजनेस डेवलप होंगे, फैक्ट्रियां डल जाएंगी। फिर क्या होगा, रोजगार ज्यादा हो, जब देखो जब फैक्ट्रियां ज्यादा डलेंगी तो काम भी ज्यादा बढ़ेगा, काम ज्यादा बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो हम ज्यादा डिमांड करेंगे, यानी ज्यादा सामान खरीदेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे तो सभी चीजों का दाम भी बढ़ जाएगा। तो देखो भाई, जब मांग बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी। तो याद रखिए, जब डिमांड बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी। तो इसी को बोला गया, कंक्लूजन निकल के आता है, रेपो रेट में कमी से अंततः वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, अर्थात मुद्रास्फीति होती है। क्या होती है आपकी, मुद्रास्फीति की घटना देखने को मिलेगी आपको, मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति कब होगी, तो रेपो रेट में कमी होने पर, रेपो रेट में कमी होने पर। लेकिन मुद्रा अस्फीति कब होगी आपकी, मुद्रा अस्फीति होगी कब आपकी, रेपो रेट में वृद्धि होने पर। ये हमें याद रखना है, दोनों लाइनें आपको याद रखना। मुद्रास्फीति मतलब बैंक कम दर से ब्याज दे लेंगे आपकी, और ज्यादातर लोग लोन लेंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बाजार में पैसा ही पैसा हो जाएगा। यानी बाजार में ज्यादा पैसा होना मुद्रास्फीति, बाजार में पैसे की कमी होना मुद्रास्फीति। क्लियर है। चलिए आगे आता है कि देखिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। आपने रेपो रेट मतलब बैंक जिस दर से ब्याज लेगा, और रिवर्स रेपो रेट मतलब जिस दर से आपकी आरबीआई उन्हें को वो वापस करेंगे। यानी हमने यही कहा है, रेपो रेट से देता है आपका कौन, रेपो रेट से देता है आपका कौन, आरबीआई छोटी बैंकों को पैसा। रिवर्स रेपो रेट में क्या आएगा आपका, कि बैंक जो है आपकी वो आरबीआई को पैसा लौटाएंगे। रेपो रेट मतलब आपकी आरबीआई छोटी बैंकों को पैसा दे रहा है, अब बड़ी छोटी बैंक के आरबीआई को जब पैसा देंगे तो उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट, मतलब पैसा लौट कर आएगा आपको। ये इसमें अपन बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि रिवर्स रेपो रेट वह इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को अपने द्वारा दिए गए लोन के लिए देता है। और भी साधारण भाषा में कहें तो रिवर्स रेपो रेट वह रेट है जिस पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक को पैसा उधार देते हैं। अब उल्टा हो गया मेरे भाई, अब आपने जो था पहले आरबीआई जो था अन्य बैंकों को, यानी अन्य बैंक को पैसा दे रहा था, तो वो कहलाया था आपका क्या, रेपो रेट। अब जो है अन्य जो बैंक हैं वो किसको पैसा देंगे, आपकी आरबीआई को, तो इसको बोलेंगे अपन क्या, रिवर्स रेपो रेट।
रिवर्स रेपो रेट। तो दो लाइनें याद हुई। आरबीआई अब छोटी बैंकों को पैसा देगा, रेपो रेट। तो छोटी बैंक के आरबीआई को पैसा देंगी, मतलब रिवर्स रेपो रेट। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पता आरबीआई ज्यादा दर से ब्याज देता है, जबकि जेएससी कम ब्याज दर पर देती है। जी अपने याद रखना है। फिर आगे क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट, जिसको हम बोलते हैं जब बाजार में ज्यादा तरलता हो जाती है तो केंद्रीय बैंक महंगाई पर नियंत्रित करने के लिए, तरलता घटाने के लिए रिवर्स रेपो रेट को बढ़ावा देते हैं। किसे बढ़ा देते हैं, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा, बाजार में जब ज्यादा पैसा आ जाएगा तो बैंक कहेंगे कि आप पैसा जमा करें। जब आप लोग पैसा जमा करेंगे तो सारा बाजार का पैसा बैंकों में पहुंच जाएगा। जब बैंकों में पहुंच जाएगा तो जिससे बाजार की तरलता को कम किया जा सकता है। तो याद रखना, आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा कि बाजार की तरलता को कम करने के लिए किस रेट का उपयोग किया जाता है, तो आप बताना रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है मेरे भाई। किसे बढ़ा दिया जाता है, आप बता देना, रिवर्स रेट को बढ़ा दिया जाता है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी कब, जब बाजार की तरलता को नियंत्रित करना है, यानी बाजार में जो ज्यादा पैसा आ गया है उसे कम करना है। ठीक है ना मेरे भाई, ऐसा आपको याद रखना है। फिर आगे आता है कैश रिजर्व रेशो क्या है। क्या है आपका कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या है, तो देखिए सभी बैंकों के लिए जरूरी होता है कि वह अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास जमा रखे। इसे ही नगद आरक्षी अनुपात कहते हैं, यानी आपके पास जितना कैश है उतना आपको कुछ हिस्सा उसमें रखना पड़ेगा। उसे कोई कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी बैंक भगती है, अगर वो देश छोड़कर भगती है, लोगों का पैसा खाती है, तो आरबीआई उसका पैसा दे सके उनको। इतना अपने याद रखना है। कैश रिजर्व रेशो क्या है, तो आप बता देना कि सभी बैंक जो है अपने कुल हिस्से का कुछ भाग आरबीआई में जमा करते हैं, है ना। उसे ही कहा जाता है नगद आरक्षी अनुपात या कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। CRR एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से आरबीआई बिना रिवर्स रेपो रेट के बदलाव किए ब्याज से नकदी की तरलता को कम कर सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए CRR क्या है, तो CRR बता देना आप। CRR एक ऐसा साधन है जो आरबीआई जो है बिना रिवर्स रेपो रेट में बदलाव किए बाजार में नकदी की तरलता को कम कर सकता है। कैसे कर सकता है, तो वो आप ऐसे कर सकता है कि भाई उसने कह दिया कि अब आपको जो है ज्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा। अभी जैसे मान लो वो 10 लाख रुपए जमा करते थे, अब बैंक ने कह दिया आप अब हर बैंक को 12 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। जब 12 लाख जमा करने पड़ेंगे मतलब 2 लाख रुपए और जमा किया ना, तो बैंक या मार्केट में ज्यादा पैसा होने नहीं देंगे। वो कहेंगे कि जाओ जिनको लोन दिया गया पैसा जमा करिए। आप पैसा जमा करेगा व्यक्ति तो बाजार में पैसे की कमी आ जाएगी। ये भी बैंक के पास दूसरा ऑप्शन होता है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए आगे आता है आपका बैंक रेपो रेट, बाद में लौट के आया आपका रिवर्स रेपो रेट, और डायरेक्ट ले लेगा जैसे CRR के नाम से अपन जानते हैं, जिससे बाजार की तरलता को कम किया जा सकता है ना। यानी अगर आपसे पूछा जाए, फिर आता स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो क्या है, यह आता है आपका स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो। क्या होता है, तो देखिए SLR यानी स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो, SLR स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो, ये क्या है, यानी वाणिज्यिक बैंकों के लिए अपने प्रतिदिन के कारोबार के आखिर में नगद, सोना और सरकारी सिक्योरिटी में निवेश के रूप में एक निश्चित रकम रिजर्व बैंक के पास रखनी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो क्या है, तो जो आपकी वाणिज्यिक बैंक हैं, कौन सी बैंक है आपकी, वाणिज्यिक बैंक, यानी जो आपकी कमर्शियल बैंक है, जो उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करती हैं, तो उनको जो है अपना कुछ नगद, कुछ सोना और कुछ जो है सरकारी सिक्योरिटी निवेश के रूप में एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। अब इस रकम का इस्तेमाल किसी भी आपात देनदारी को पूरा करने में
इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इमरजेंसी पड़ती है, बैंक कर्ज में चली गई तो वो इससे पैसा दे सकती है। अब वह रेट जिस पर बैंक यह पैसा सरकार के पास रखती है उसे ही SLR कहते हैं। क्या कहा जाता है? अब ये जो पैसा है उसने किसके पास रखा है? सरकार के पास रखा है, उसे ये अपन बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसके तहत अपनी कुल देनदारी के अनुपात में सोना RBI के पास रखना होता है। अब देखो भाई, ये डिपॉजिट किया इसने, सामने वाले ने 100 रुपए बैंक में, बैंक ने वाया कर दिया कितना आपका 21.5 रुपए, है ना। अब जो प्रमाण पत्र जो था वो उसके पास, उसने आपके पार्लियामेंट को दे दिया। अब इससे जो इंटरेस्ट लेगा, जब इंटरेस्ट लेगा तो जी इसको पैसा चुका देगा, यानी बैंक ने बीच में फायदा ले लिया ना। तो बैंक हमेशा सेवा ही प्रदान करता है। अगर आपसे पूछा जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या है, तो आप बता सकते हैं कि भाई जब छोटी बैंक के, वाणिज्यिक बैंक के जो है अपना निवेश जो होता है उसका कुछ भाग नगद, सोना और सरकारी डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो उनको RBI के पास जमा करना पड़ता है, और उसी में से कुछ पैसा वो सरकार को दे देती है। सरकार को जो पैसा देती है यानी भविष्य में आपातकाल स्थिति में वो उनसे ले सकती है और आपके कर्ज को चुका सकती है। ये है आपका कौन सा? लिक्विडिटी रेशो। अब अगला आता है आपका NPA क्या है। क्या पॉइंट है अपना? आपको नाम याद रखना, NPA क्या है, क्या होता है NPA। तो अब हम इनके बारे में बात करने वाले हैं, NPA क्या होता है। तो देखो मेरे भाई, NPA का अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, NPA का जो फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या होता है, जिसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं? NPA। NPA का फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसका मतलब है कि आप कहोगे जब बैंक किसी व्यक्ति को लोन देती है तो वह कभी कभी ऐसा होता है कि लोन लेने वाला व्यक्ति रेगुलर पेमेंट नहीं कर पाता है, और जब वह आदमी बैंक को पैसा इंटरेस्ट चुकाने में नाकामयाब हो जाता है तो बैंक उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या बैड लोन करार देती है। यानी आपने बैंक से पैसा ले लिया है, पैसा तो खुशी से ले लिया था, बैंक ने खुशी से दिया था कि अब हमें इस पर ब्याज मिलेगा, लेकिन वो व्यक्ति उनको बैंक को पैसा देता ही नहीं। बैंक वाले गए, साहब किस्त जमा करो, किसान है बेचारा, कह देता साहब फसल ही नहीं निकली। अगली साल गए, फिर वो पूछते हैं कि पैसा जमा करो, वो कह देता फिर फसल नहीं निकली। फिर अगली बार सरकार कह देती है कर्ज माफ करेंगे, तब तक फिर सरकार कर्ज माफ नहीं करती, तो वो कहते सरकार ने कहा था इसलिए हमने जमा नहीं किया। और इन दी एंड आखिरी में किसान पैसा जमा नहीं करता है तो वो ही बैंक कह देती है उसको अब जो हमारा पैसा है वो डूब गया, मतलब इस पैसे ने हमारे लिए काम करके नहीं दिया। उसी को नाम बोला गया NPA या बैड लोन देते हैं। क्या कहा जाता है? बैड लोन के नाम से जाना जाता है इसको। अब देखिए, बैंक में ही होता है आपका, आप जिसमें पैसा रखते हो उसे ही कहा गया अपन ने तिजोरी, या जिसको अपन अपनी भाषा में बैंक में जिसको लॉकर सुविधा कहा जाता है। बैंक अब अपनी जो है लॉकर सुविधा भी देने लगे। अब लॉकर सुविधा है तो देखिए आगे हम बात करते हैं क्या होता है इसमें। तो देखिए, भारत में बैंकिंग और विनिमय के प्रमाण हमारे शास्त्रों एवं प्राचीन ग्रंथों में भी मिले हैं। बैंकिंग उत्पादों का उदचरण चाणक्य के अर्थशास्त्र, याद रखना अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की है ना। इसे कब लिखा गया था? 300 ईसा पूर्व में मिलता है कि वर्तमान समय की बैंकिंग प्रणाली की दृष्टि से बैंकिंग अवधारणा बैंकों के नाम से के तहत इटली के लोगों द्वारा प्रस्तुत की थी। बैंको, क्या नाम था उसका? बैंको नाम से इसकी शुरुआत हुई, जो कहाँ से की गई थी? आपकी इटली के लोगों द्वारा की गई थी। और इसकी जानकारी हमें कहाँ मिली है? कौटिल्य की किताब का नाम क्या है आपका? अर्थशास्त्र में इसकी जानकारी मिलती है, जिसमें हमें भारत का इतिहास मिलता है, भारत का इतिहास मिलता है, याद रखना। और जे आपके जो अर्थशास्त्र से भी संबंधित है, इसमें अर्थशास्त्र के बारे में भी बताया गया है और इसमें राजनीति के बारे में भी बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है?
राजनीति के बारे में बता गया है। और जो आपके चाणक्य हैं, चाणक्य को ही कहा जाता है विष्णुगुप्त। क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त। इसे ही कहा गया है आपका क्या? कौटिल्य। 3 नामों से इसको जाना जाता है। और ये जो चाणक्य थे, ये आपको याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, और गुरु के साथ साथ कौन थे? उसके प्रधानमंत्री भी बने। जी आपको याद रखना। और किस वंश के समय थे आपके? तो आप बता देना ये मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक की अगर हम बात करें तो इसका संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। आगे देखिए, आगे जब हम बात करते हैं कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विकास के चरण, यानी भारत में जो है बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ, कितने चरणों में हुआ है? तो देखिए, पहला स्वतंत्रता से पूर्व का चरण पढ़ते हैं, अर्थात 1947 के पहले का चरण देखेंगे। फिर हम 1947 के बाद, 1947 से पहले इसमें था, 1947 के बाद और कब तक? 1991, जब हमारी नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई, तब तक का दूसरा चरण माना जाता है। और तीसरा चरण माना जाता है 1991 से अब तक। यानी बैंकिंग प्रणाली के विकास को कितने चरणों में पढ़ेंगे हम? 3 चरणों में। एक 1947 से पहले, एक 1947 के बाद। 1947 से लेकर 1991 तक दूसरा चरण हो जाएगा। तीसरा चरण कब होगा आपका? 1991 से अब तक, जो आप बैंकों का विकास देखते हैं। फिर आगे आता है, अब देखिए भारत में हम बात करते हैं बैंकिंग सुविधा के बारे में। तो भारत में बैंकिंग प्रणाली का आरंभ 1770 में कलकत्ता में हुआ था। कहां पर हुआ था मेरे भाई? 1770 में कलकत्ता में हुआ, जिसका नाम रखा गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ, जिसने वर्ष 1832 में कार्य करना समाप्त कर दिया था। तो अगर आ जाए भारत में बैंकों का इतिहास कब से रहा है? 1770। और पहली कहाँ बैंक खुली थी आपकी? क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था मेरे भाई उसका? बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से उसकी स्थापना हुई कलकत्ता में, और इसने काम करना बंद कर दिया था 1832 में। ठीक है ना? तो आपने देखा बैंक ऑफ कलकत्ता, ये ऐसा उसकी करेंसी चलती थी मेरे भाई। फिर आगे देखिए क्या हुआ, जनरल बैंक ऑफ इंडिया आया। फिर आपका कौन सा बैंक आया? आपका जनरल बैंक ऑफ इंडिया। कब आया? 1786 से 1791 तक काम किया। फिर आया आपका अवध कमर्शियल बैंक, 1881 से 1958 तक। भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक था। याद रखना, भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो आप बता देना अवध कॉमर्शियल बैंक। कौन सा था मेरे भाई? अवध कमर्शियल बैंक भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक था। 1881 से शुरुआत हुई थी और 1958 तक चला था। 1881 में अवध वाणिज्यिक बैंक जो फैजाबाद में स्थापित किया गया था, ठीक है ना, यह भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित देयता का पहला बैंक था। याद रखना, यह भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित देयता, मतलब कम ही पैसा सीमित मात्रा में देता था। और अवध कहाँ पड़ता है? अवध में राम आए हैं, यानी उत्तर प्रदेश में आए। कहां पर खुला था आपका? उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? अवध वाणिज्यिक बैंक। ये कहां पर खुला था? फैजाबाद में। फैजाबाद का पड़ता है उत्तर प्रदेश में, है ना मेरे भाई। कब तक काम किया था इसने? 1958 तक काम किया था। फिर देखिए धीरे धीरे और भी आपके बैंक आते हैं जिनकी स्थापना होती है। फिर अगला जो बैंक आता है जिसको नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक आता है आपका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की अलग अलग ब्रांच खुली। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में। फिर आता है आपका कौन सा? बैंक ऑफ बंगाल 1806 में। फिर आया आपका कौन सा? बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। आपको इनकी डेट और नाम तो याद रखना है, कहाँ कहाँ पर आए हैं वो भी आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है ना। फिर आता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम आया था आपका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो मेरे भाई क्या हुआ आपका,
तो देखिए सबसे पहले आया बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, फिर आया बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। इन तीनों से मिलकर बना था आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तीनों को मर्ज किया गया तो नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब? 1921 में। किसने रखा था? गोरवाला समिति ने। जब गोरवाला समिति ने जब इसका नाम बदला, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के कर दिया था आपका क्या? एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक। क्या नाम कर दिया था? भारतीय स्टेट बैंक, 1 जुलाई 1955 को। तो अगर आपसे पूछा जाए एसबीआई, यानी एसबीआई का पुराना नाम, तो एसबीआई का पुराना नाम क्या हो जाएगा आपका? इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाए एसबीआई का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 1921 में। जबकि एसबीआई नाम कब किया गया? 1955 में। एसबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। याद रखना, एसबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? 1 जुलाई को। और ये नाम रखने वाली समिति कौन सी थी आपकी? गोरवाला समिति। कौन सी समिति थी मेरे भाई? गोरवाला समिति। फिर आगे हम बात करते स्वतंत्रता से पूर्व का चरण, जिसको अर्थात 1947 के पहले का चरण, या भारत में जो बैंकिंग प्रणाली के चरण की बात करते हैं, तो भारत में बैंकिंग प्रणाली के विकास का जो पहला चरण है, कौन से चरण की बात करते हैं? पहला। तो देखो भाई, हम स्वतंत्रता के पूर्व यानी पहले चरण की, यानी प्रथम चरण है जो आपका। कौन सा चरण है? प्रथम चरण। अर्थात 1947 से पहले की बात करते, भारत में कहाँ कहाँ बैंक थी आपकी, है ना, और किस किस नाम से थी। तो देखिए सबसे पहले आया था आपका कौन सा? इलाहाबाद बैंक। कौन सा बैंक आया था मेरे भाई? तो सबसे पहले आया था आपका इलाहाबाद बैंक। पढ़ लीजिए आप इसको एक बार। तो देखिए इलाहाबाद बैंक जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल 1865 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में था। तो आप इलाहाबाद का इलाहाबाद में भैया मुख्यालय मत लगा देना आप। तो इलाहाबाद बैंक का जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था। कब स्थापना हुई? 24 अप्रैल 1865 को। यह भारत का सबसे पुराना बैंक है, ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में, है ना। एक ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक के नाम से भी इसको जानते हैं। यह शाखा भारत के बाहर हांगकांग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत के बाहर हांगकांग में भी स्थित है। इस बैंक की टैगलाइन है आ ट्रेडिशनल आ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। ये जो बदलाव आ रहे हैं इनके अनुसार हमें इस पर विश्वास भी रखना पड़ेगा। भारत का सबसे पुराना बैंक है, ठीक है ना, जॉइंट स्टॉक बैंक भी था, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई आपकी? 24 अप्रैल 1865 को हुई। इसका मुख्यालय है कोलकाता में। कहाँ पर मुख्यालय है? कोलकाता में। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं किसकी? पंजाब नेशनल बैंक। नाम तो सुना ही होगा आपने, पंजाब नेशनल बैंक। तो इस बैंक की जो स्थापना है 1895 में हुई थी। यह एक अनुसूचित बैंक है, ये भी याद रखना। पंजाब नेशनल बैंक कैसी बैंक थी आपकी? अनुसूचित बैंक है, तथा इसे भारतीय पूंजी से प्रारंभ होने वाली प्रथम बैंक का गौरव प्राप्त है। उसमें तो दूसरे देशों ने, हांगकांग ने भी पैसा लगाया था, जबकि भारतीय पूंजी से शुरुआत होने वाली बैंक का नाम क्या है?
पंजाब नेशनल बैंक है और यह एक अनुसूचित बैंक है ना। इसकी स्थापना कब हुई? 1895 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप बता देना मेरे भाई, नई दिल्ली में। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? नई दिल्ली में। यह बैंक भारतीय स्टेट बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टेट बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है, तो आप बता देना पंजाब नेशनल बैंक। इसकी टैगलाइन क्या है? तो द नेम यू कैन बैंक ऑन, पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? बोलो मेरे भाई, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो स्थापना आप बताओगे 1895 में हुई। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? आप बता देना, नई दिल्ली में है। यह एक अनुसूचित बैंक है और भारतीय पूंजी से प्रारंभ होने वाला पहला बैंक है। जी आपको इतना याद रखना है मेरे भाई। आगे देखिए, अगला आता है बैंक ऑफ इंडिया। नाम तो सुना ही होगा आपने, बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक की स्थापना 7 सितंबर 1906 में की गई थी। तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई आपकी? 7 सितंबर 1906 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है मेरे भाई? मुंबई में। इस बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। स्थापना 1906 में हुई। आजाद होने के बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण कब हुआ आपका? 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इस बैंक की जो टैगलाइन है, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। तो आपको इतना याद रखना है मेरे भाई, जो आपकी ग्रामीण बैंक या BOI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया कोई ग्रामीण मध्यांचल ग्रामीण बैंक के नाम से भी आगे जाने लगा है। इस बैंक की स्थापना 7 सितंबर 1906 में हुई। मुंबई में इसका मुख्यालय है और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये जरूर याद रखना है, 1969 में हुआ था। फिर अगली जो बैंक आती है आपकी, बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सी आती है आपकी? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इस बैंक की जो स्थापना है राणाजीराव गायकवाड़ तृतीयक ने की थी। कब की थी? 1908 में। तो याद रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना किसने की थी? राणाजीराव गायकवाड़ तृतीयक ने की थी और 1908 में की थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका? बड़ोदरा, गुजरात में। इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969। 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इस बैंक की टैगलाइन थी इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंक। स्थापना करने वाले कौन थे आपके? राणाजीराव गायकवाड़। इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। ये लोगो तो आपने देखा ही होगा, बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है आपका। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी बैंक आती है आपकी? अगली जो बैंक है हमारी, इसकी स्थापना सर सारावजी पोचखानवाला द्वारा 21 दिसंबर 1911 को की गई थी। किसकी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो है स्थापना किसने की थी? सर राजावजी पोचखानावाला ने की थी। कब? 21 दिसंबर 1911 को की थी। ये आपका सेंट्रल बैंक का लोगो है ना। इस बैंक को पहला वाणिज्य बैंक होने का गौरव प्राप्त है। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। इस बैंक की जो टैगलाइन है, बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड एस। तो याद रखना, ये जो है जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये जो है आपका 500 रुपए की करेंसी पर इनका फोटो लगा था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे जो है आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है मेरे भाई? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में जो है इसका मुख्यालय है। आगे हम आते हैं केनरा बैंक। कौन सा बैंक आता है मेरे भाई? केनरा बैंक। देखिए केनरा बैंक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो केनरा बैंक भारत का प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है बंगलुरु में। कहाँ पर है मेरे भाई? बंगलुरु में। फिर टोटल ब्रांच बैंकिंग के लिए
आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला यह पहला बैंक है। तो याद रखना, आईएसओ प्रमाणित पहला बैंक कौन सा है आपका, किसके लिए, टोटल ब्रांच बैंकिंग के लिए। तो आप बता देना, जिसका नाम है केनरा बैंक, मुख्यालय है बंगलुरु, स्थापना 1906 में। ये प्रमुख एक वाणिज्यिक बैंक है। इसकी टैगलाइन दी गई है, टुगेदर वी कैन डू। टैगलाइन क्या है, टुगेदर वी कैन डू। याद हुआ आपको केनरा बैंक। केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई, बंगलुरु में। स्थापना 1906 में हुई है और वाणिज्यिक बैंक है, आईएसओ प्रमाणित है। फिर आगे अगर हम बात करते तो आता है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नाम तो सुना ही होगा आपने, सुना है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके आंसर दो मेरे भाई, किस किसने ये बैंक का नाम सुना है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, है ना। बहुत से बच्चों के अकाउंट भी होंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना 16 सितंबर 1935 को हुई थी। इस बैंक का जो मुख्यालय है वो पुणे महाराष्ट्र में ही है। कहाँ पर है, पुणे में है। इस बैंक की स्थापना बीजी काले तथा डी के साठे की महत्वपूर्ण भूमिका रही इसमें। इस बैंक की टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक, इसलिए नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई आपकी, बोलो जल्दी से, रिपीट करो मेरे भाई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई, 16 सितंबर 1935 को हुई। मुख्यालय है मेरे भाई पुणे में। मुख्य जो स्थापना में कौन कौन का योगदान रहा, बीजी काले और डी के साठे, इनका जो है आपका इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ये आपको याद रखना। फिर अगली आती आंध्रा बैंक। कौन सी बैंक आती है मेरे भाई, आंध्रा बैंक। तो देखिए आंध्रा बैंक जो है, इस बैंक की स्थापना 20 नवंबर 1923 को की गई थी, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया द्वारा मसूलीपट्टनम में की गई। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, किसने स्थापना की थी, तो आप बताओगे पट्टाभी सीतारामैया द्वारा मसूलीपट्टनम में कब की गई थी, 1923 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद। और इसकी टैगलाइन क्या है, मच मोर टू डू विथ यू इन फोकस। किसका नाम है, आंध्रा बैंक का। जी नाम अपने याद रखना। आंध्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद, और इसकी सहयोग से हुई थी पट्टाभी सीतारामैया। अगला आता है, नाम सुना होगा आपने, देना बैंक का। तो देखिए इस बैंक की जो स्थापना है 26 मई 1938 को देवकरण नानजी बैंक कंपनी लिमिटेड के नाम से हुई थी। तो याद रखना, देना बैंक का जो पुराना नाम है वो क्या है आपका, देवकरण नानजी बैंकिंग कंपनी लिमिटेड। देवकरण नानजी बैंकिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर देना बैंक कर दिया गया था। इसका जो राष्ट्रीयकरण है 19 जुलाई 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। और इसकी जो टैगलाइन है वो है योर ट्रस्टेड फैमिली बैंक, योर ट्रस्टेड फैमिली बैंक। तो अब देखिए एक बार और बताइए, इस देना बैंक का पुराना नाम क्या है, देवकरण नानजी बैंकिंग कंपनी लिमिटेड। स्थापना 1938 में हुई और इसका जो है नाम बदल दिया गया बाद में चल के, और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया 1969 में। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में इसका। फिर अगली आती है बैंक इंडियन बैंक। कौन सी बैंक आती है मेरे भाई, इंडियन बैंक आती है। इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी और इसका भी जो है राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। इस बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। तो इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है मेरे भाई, चेन्नई। देखो आपको करना क्या है, आपको स्थापना पढ़नी है और उसका मुख्यालय पढ़ना है, ये आपके मुख्य है। टैगलाइन तो सबकी अलग है, टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू द कॉमन मैन, ये इसकी टैगलाइन दी गई है। आगे हम बात करते हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। कौन सी बैंक आती है मेरे भाई, ओबीसी। याद रखो, ओबीसी। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है आपका, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इसकी स्थापना 19 फरवरी 1943 को हुई थी। राय बहादुर लाला सोहनलाल द्वारा लाहौर में की गई थी। याद रखना, कहाँ पर की गई थी, लाहौर में। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा।
कहाँ पर है? गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है और स्थापना हुई थी आपकी 19 फरवरी 1943 को। और कहाँ पर किसके सहयोग द्वारा हुई थी? तो राय बहादुर लाला सोहन लाल के द्वारा लाहौर में की गई थी। इसका मुख्यालय अभी वर्तमान में गुरुग्राम में। तो आगे देखिए, अगला आता है पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध, पंजाब एंड सिंध, इस बैंक की स्थापना जो है 1908 में हुई थी। इसकी स्थापना भाई वीर सुंदर सिंह मजीठिया और सरदार त्रिलोचन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो किस किस की महत्वपूर्ण भूमिका रही मेरे भाई? तो आप बताओगे भाई वीर सुंदर सिंह मजीठिया तथा सरदार त्रिलोचन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस बैंक का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और यह ISO 9002 प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक था। इस बैंक की टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। ये इसका आप लोगो देखते हो पंजाब एंड सिंध बैंक का, है ना मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट आती है आपका, अब देखिए अभी तक ये हमने जो जितनी भी बैंक पढ़ी हैं ये बैंक सारी की सारी थी 1947 के पहले जिनकी स्थापना हुई, यानी स्वतंत्रता के पहले। अब हम पढ़ेंगे 1947 के बाद यानी 1991 तक क्या हुआ आपका, ठीक है ना। ये दूसरा चरण पढ़ने वाले हैं जिसमें ये आया था आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या आया आपका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो RBI का जो स्थापना दिवस है, RBI का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा आपका? 1 अप्रैल। जबकि SBI का स्थापना दिवस तो आप बता देना 1 जुलाई 1955, ठीक है ना। हिल्टन यंग कमीशन यानी 1926 में स्थापित की गई थी। इसकी सिफारिश के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है पेपर में कि जो RBI है इसकी जो स्थापना किस समिति की सिफारिश की गई थी, तो आप बताना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, हम इसके बारे में ही देखते हैं RBI के बारे में। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीकरण कार्यालय शुरुआत में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में इसे बदलकर कोलकाता से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया है। तो देखो पहले जब स्थापना हुई आपकी तो वो था आपका कोलकाता, अभी वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है और भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है मेरे भाई भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कौन करता है, तो आप बता देना भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक सिर्फ करेंसी नोटों को ही छापता है, जबकि सिक्कों को बनाने का काम भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो याद रखना केवल करेंसी यानी ये नोट जो हैं ये छापता है आपका, ये नोटों को छापता है कौन? आपका RBI। जबकि सिक्के 2 का, 5 का, 10 का, ये सिक्कों को छापने वाले का काम करता है कौन? आपका भारत सरकार यानी गृह मंत्रालय, या जैसे वित्त मंत्रालय कह सकते हो। यही आप सिक्के छापता है, जबकि आपके नोट कौन छापता है? आपका RBI। यही आपकी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। फिर देखिए आगे हम बात करते हैं, भारत के अलावा रिजर्व बैंक 2 अन्य देशों में भी सेंट्रल बैंक के रूप में भूमिका निभा चुका है। जैसे RBI ने जुलाई 1948 तक पाकिस्तान में काम किया और अप्रैल 1947 तक म्यांमार यानी बर्मा में सेंट्रल बैंक के रूप में भी कार्य किया था। 2 देश कौन कौन से थे जहां RBI ने काम किया है? पहला पाकिस्तान, दूसरा म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। इसके जो तीसरे गवर्नर हुए जिनका नाम था CD देशमुख थे, जो पूरी तरह से भारतीय थे। पूरी तरह से भारतीय मतलब ये भारत में ही जन्मे और ये आपके गवर्नर बनते हैं। 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक इन्होंने पद को संभाला था। किसने संभाला था? CD देशमुख ने। भारत विभाजन के वक्त वे ही रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। हालांकि पाकिस्तान में चलने वाले नोटों पर उनके ही हस्ताक्षर जाते थे।
तो जब तक पाकिस्तान था तब तक पाकिस्तान के नोटों पर उनके हस्ताक्षर होते थे। किसके? आप बताओगे, सीडी देशमुख। तो देखिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक के चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 4 आंचलिक कार्यालय यानी जोनल ऑफिस भी हैं। इसके अलावा 19 क्षेत्रीय इसके कार्यालय हैं और 10 उप क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, लेकिन रिजर्व बैंक का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। दोनों का याद रखना है आपको। भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है, और कई बार कि एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में, भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसलिए आपने सुना होगा मार्च क्लोजिंग चलती है, 1 अप्रैल से आपका नया सत्र चालू हो जाता है, खाते स्टार्ट हो जाते हैं। जबकि आरबीआई का, रिजर्व बैंक का जो वित्तीय वर्ष है वो कब से चालू स्टार्ट होता है? आप बता देना, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ये दोनों क्वेश्चन अपन ही विशेषकर मेरे भाई आपको याद रखना है। देखिए, केजी उडेसी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला डिप्टी गवर्नर रही हैं। कब बनी थी? 2003 में। तो आपको याद रखना है मेरे भाई, केजे ओडेसी ये भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहली डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं। कब बनी थी आपकी ये? 2003 में बनी थी। आपको विशेषकर याद रखना है इसको। फिर आगे हम पढ़ते हैं, केजी ओडिसी भारतीय रिजर्व बैंक की कौन थी पहली डिप्टी गवर्नर थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक निजी संस्था थी जिसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी 1 अप्रैल 1935 को हुई। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी संस्था है जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका कब? 1949 में। और आप देखते हो जिसके गवर्नर शक्तिकांत दास, जो डिप्टी गवर्नर है वर्तमान, आप पढ़ते हो शक्तिकांत दास के नाम बारे में, है ना। आगे देखिए, फिर आता है आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसकी सिफारिश पे स्थापना हुई आपकी एसबीआई यानी बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। 1955 में एसबीआई के 8 सहयोगी बैंक थे। कौन कौन से? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ऐसे जो उसके सहयोगी बैंक थे, किसके सहयोगी थे? तो आप बता देना मेरे भाई, एसबीआई। अब ये तो आपका पहला चरण पढ़ा था हमने जिसमें बैंक ऑफ आरबीआई के बारे में पढ़ा हमने। फिर आता है आपका दूसरा चरण, अब 1947 से 1991 तक पढ़ेंगे अब हम, है ना। इसमें और बहुत सारे बैंक आते हैं आपके जो काम करते हैं। तो भारत के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्वेश्चन आता है कि भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, क्यों इसकी जरूरत देखने को मिली लोगों को, है ना। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा मेरे भाई, ऐसे ही कोई भी चीज तो आती नहीं। अब उसका राष्ट्रीयकरण किया है तो क्या हुआ? तो ज्यादातर बैंकों की स्थापना बड़े उद्योगों, बड़े व्यापारी घरानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हुई थी। कृषि, लघु उद्योगों और निर्यात जैसे क्षेत्र पीछे हो गए। साहूकारों द्वारा आम जनता का शोषण किया जा रहा था। इसलिए 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो लोगों को मदद पहुंचाने के लिए, गरीब लोगों को आगे बढ़ने के लिए, शोषण को समाप्त करने के लिए आपकी बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया, उनके निजी स्वामित्व को छीन लिया गया था। आगे देखिए, फिर हम बात करते सबसे ज्यादा जो हमने 1969 में पढ़ा के बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो देखिए 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश के जरिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो याद रखना कि 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में हर साल 19 जुलाई को
राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई कि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बता दें 19 जुलाई को। कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों का। देश की 85% बैंक डिपॉजिट पर इनका नियंत्रण था। इससे पहले सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक ही नेशनलाइज बैंक था। जब बदले बैंक, तो बैंक बदले तो इसका उद्देश्य कृषि, लघु उद्योगों, निर्यात जैसे कम कर्ज वाले सेक्टरों को फंड मुहैया कराना था। फिर बैंकों को शुद्ध कर्ज का न्यूनतम 40% प्राथमिकता वाले सेक्टरों को देने से जुड़ा नियम बनाया गया था। इसके बाद साल 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सबसे पहले 14 बैंकों का किया गया था 1969 में, फिर आगे आ जाएंगे आपके 1980 में 6 बैंकों का जो नेशनलाइजेशन किया गया था आपका। आगे हम बात करते हैं तो 14 बैंक कौन से थे जिनका आपका 19 जुलाई 1969 को, देखिए 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्ष 1969 के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत की प्रधानमंत्री थी। ये बैंक निम्न थे जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका। तो देखिए लिखा है 14 टॉप बैंक्स आर नेशनलाइज्ड ऑर्डिनेशन फॉलोज। जो उन्होंने बिल लाया था कैबिनेट डिसीजन, यानी कैबिनेट का जो डिसीजन है उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पहला था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ कमर्शियल बैंक, केनरा बैंक, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो एक बार जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। कई बार ऐसा हो सकता है आपको पेपर में दे सकते हैं कि ऐसे कौन सी बैंक है जिसका 1969 को राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। ये 14 बैंक है, अपने विशेषकर याद रखना, एक बार पढ़ लीजिए नाम इनके आप। चले देखिए फिर क्या हुआ। इस बीच नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी का गठन किया गया था। आप पढ़ते हैं रीजनल रूरल बैंक आरआरबी, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है आरआरबी का, आप बताओगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसमें आप देखते हैं हर वर्ष वैकेंसी निकाली जाती है और पेपर बहुत इजी आता है आपका, है ना। आरआरबी के गठन के पीछे उद्देश्य था सेवा की अछूती ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी आबादी तक सेवा का लाभ पहुंचाना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, है ना भैया। आपको जो याद रखना है आरआरबी, आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक। स्थापना कब गठन किया गया था? 2 अक्टूबर 1975 को। फिर देखिए इन बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया था, जिससे इन्हें अनुसूचित व्यापारिक बैंकों की श्रेणी में रखा जाता था और रिजर्व बैंक इन पर पूरा नियंत्रण रखता है। सन 1982 में से इनको नियंत्रित करने का दायित्व नाबार्ड को सौंप दिया है। याद रखना, तो बैंकों पर नियंत्रण अब कौन करता है? आपका नाबार्ड करता है। देखिए आरबीआई, जिसको अपेक्स बैंक के नाम से जानते हैं, इसके शेड्यूल्ड बैंक्स कहलाते हैं और अनशेड्यूल्ड बैंक्स, 2 प्रकार की कहलाई। तो शेड्यूल में कौन कौन सी आई आपकी? कमर्शियल बैंक आती हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स आती हैं। कमर्शियल में आए आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन सेक्टर बैंक्स और आपका रीजनल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक जिसको अपन कहते हैं। इसमें आपकी पब्लिक सेक्टर में कौन सी आई? एसबीआई, अदर नेशनलाइज्ड बैंक और अदर पब्लिक सेक्टर।
जबकि प्राइवेट सेक्टर में कौन सा आएगा, ओल्ड 14 जो थी और नई 7 बैंक आए। जबकि कोऑपरेटिव बैंक्स में प्रवान कोऑपरेटिव और स्टेट कोऑपरेटिव, ये बैंकों को नाम याद रखना। इन पर कौन निगरानी रखता है तो आप बता देना, नाबार्ड। अब आपके मन में आ रहा होगा सर नाबार्ड जो आया है इसका काम क्या था, तो आपको बताया था आगे हम पढ़ेंगे नाबार्ड के बारे में। तो देखो मेरे भाई, अप्रैल 1980 में अन्य 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसमें आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक। इनका किया गया 4 सितंबर 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया। याद रखना, सबसे पहले विलय किसका हुआ था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का। किस में हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया था। कब, अप्रैल 15, 1980 में इनकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। फिर जुलाई 1969 में इनके बारे में आया। तो देखिए पहले कितनी बैंकें थी, 14 बैंक थी। बाद में कितनी बैंकें आई हैं आपकी, तो आप बताओगे 6 बैंकें आई हैं। अब देखिए आगे आता है, आपसे कहा था कि देखिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, आवास, विदेश व्यापार, उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ शीर्ष स्तर पर बैंकिंग संस्थाओं की स्थापना की गई। जैसे आपसे पूछा जाएगा नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है आपका, तो आप बता देना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जी आपको नाबार्ड का मेरे भाई याद रखना है, फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जी आपको याद रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। अगला आया आपका एग्जिम। कौन सा आया था आपका, एग्जिम। एग्जिम बैंक आया। एग्जिम कब आया, 1982 में स्थापित किया गया। एनएचबी, कौन सा आया आपका, एनएचबी। एनएचबी का मतलब पूरा फुल फॉर्म था राष्ट्रीय आवास बैंक, एनएचबी, राष्ट्रीय आवास बैंक यानी नेशनल हाउसिंग बैंक। फिर अगला आया था सिडबी। सिडबी की स्थापना कब हुई आपकी, 1990 में। सिडबी मतलब भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक। ये इनके आपको फुल फॉर्म जरूर याद रखना और इनके साथ साथ में स्थापना भी मेरे भाई आपको याद रखना है। आगे आता है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विकास चरण में। अब इसका तीसरा चरण यानी 1991 से अब तक का चरण अब हम देखने वाले हैं, है ना मेरे भाई। चलिए अब देखिए इधर क्या हुआ, क्या क्या परिवर्तन हुए। तो देखो 2017 को भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से हुए, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, है ना। महिला बैंक का विलय एसबीआई में हो गया था। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय एसबीआई में हो गया। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय भी एसबीआई में हो गया। 2004 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का विलय भी हो गया था। 1993-94 पंजाब नेशनल बैंक न्यू इंडिया बैंक का विलय हो गया। इससे 2 राष्ट्रीय बैंकों का पहला विलय भी कहा जाता है। तो 2 राष्ट्रीय बैंकों का पहला विलय कौन सा कब हुआ आपका, 1993-94 में पंजाब नेशनल बैंक और आपका न्यू इंडिया बैंक का विलय हो गया था। तो जी अपन इतना याद रखना। फिर आगे अब हम आते हैं कि 30 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने कुछ बैंकों का आपस में विलय करने का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप देश में मात्र 12 सरकारी बैंक रह जाएंगे। विदित हो कि यह संख्या 2017 में 27 हुआ करती थी। कितने राष्ट्रीय सरकारी बैंक थे पहले, 27। अब कितने बचे हैं, केवल 12 बचे हुए हैं। अब 12 कौन कौन से हैं, तो वो भी नाम आपको याद रखना है मेरे भाई। ऐसे जो आपके अलग अलग बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इनको मिला दिया गया। फिर आपके जे कुछ बैंक हैं,
यूनियन बैंक में आपको मिला दिया गया है। जैसे कि आप कोचिंग के नीचे ही देखते हैं, आप कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक में मर्ज हो गया आप, ठीक है ना। इंडियन बैंक में मिला दिया गया किसको, इलाहाबाद बैंक को। पंजाब नेशनल बैंक में किसको मिला गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और आपका जी एक और दूसरी बैंक को मिलाया गया है। ऐसे जो था इनका मर्ज कर दिया गया है। किसका किस में विलय हुआ, ये एक बार और हम बात करते हैं। तो आपको याद रखना, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक मिल जाएंगे और यह देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा। हो गया आपका। कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक को मिला दिया जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में के साथ साथ आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हो गया। जो आप जीता जागता उदाहरण, जो मेरे भाई बहन है जो ऑफलाइन क्लास लेते हैं उन कोचिंग के नीचे ये बैंक आपकी इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक में मिल जाएगा। ऐसे उन्होंने कहा था कि इनका विलय हो जाएगा। फिर अब बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि बैंकों के बारे में तो पढ़ लिया हमने, अब थोड़ा सा एटीएम के बारे में भी पढ़ लिया जाए। किसके बारे में पढ़ लिया जाए मेरे भाई, एटीएम के बारे में। देखिए एटीएम को स्कॉटलैंड के जॉन शेफर्ड बैरन ने बनाया था और 1965 में एक दिन बैरन पैसे निकालने बैंक 1 मिनट देरी से पहुंचे और बैंक बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा एक मशीन बनाई जाए जो 24 घंटे पैसे निकालने जा सकते हैं। तो देखो इनका नाम था जॉन शेफर्ड बैरन, जिन्होंने एटीएम बनाया था। एटीएम बनाने की सोची उन्होंने, उनके मन में विचार आया था, है ना। जब विचार आएगा तभी काम होगा आगे। जब विचार आया तो पहला एटीएम बना दिया। क्या बना दिया, पहला एटीएम। पहला एटीएम कब आया, तो एटीएम को का फुल फॉर्म क्या होता, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मेरे भाई इंपोर्टेंट तौर पर आपको याद रखना है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं। कैश निकालने वाला पहला एटीएम 27 जून 1967 को लंदन के बारक्लेज बैंक में लगाया गया था। तो ये भी याद रखना कि पहला एटीएम कब आया था आपका, 27 जून 1967 में। कहां पर लगाया गया था, लंदन में। लंदन में कहां लगाया गया था, बारक्लेज बैंक में लगाया गया था। इतना अपने याद रखना है मेरे भाई। आगे हम बढ़ते हैं कि पिन की कहानी क्या थी। तो भैया आप शेफर्ड ने बनाया है। अब शेफर्ड बैरन एटीएम की पिन नंबर 6 डिजिट में रखना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी कारोलिन, पत्नी का नाम क्या था, कारोलिन को 6 डिजिट याद नहीं होते थे, इसलिए वो उन्होंने 4 डिजिट ही तय कर दिया। तो कितनी अच्छी बात है ना, उनकी पत्नी को याद नहीं होते थे। पत्नी के लिए योगदान देखो सामने वाले का कितना है, उसने पिन ही बदल दिया, है ना। ऐसा भी याद रखना है। अब भारत की बात करते हैं अपन। देखिए जॉन शेफर्ड बैरन का जन्म 23 जून 1925 को भारत के शिलोंग यानी मेघालय में हुआ था। उनके पिता विल्फ्रेड बैरन चिटगांव पोर्ट कमिश्नर के चीफ इंजीनियर थे। देखिए स्थापना जो हुई है आपकी वो भारत लंदन में हुई है, लेकिन जो है रहने जन्म इनका हुआ, इनके पिताजी दूसरे के देश के ही थे, है ना। जब दूसरे देश के थे, देखिए इधर अपन ने देखा इसके बारे में कि जो लंदन में हुआ है एटीएम आया कब आपको 1967 में। जब 1967 में आया है आपका, तो आपने देखा ये कहाँ के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, लेकिन जन्म इनका कहाँ पर हुआ था, भारत में ही हुआ था। पिताजी इनके एक इंजीनियर हुआ करते थे। अब भारत में पहले एटीएम की बात करते हैं अपन। तो जो है भारत का पहला एटीएम, भारत में पहला एटीएम, एटीएम को फुल फॉर्म क्या, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। भारत में पहली बार एटीएम की सर्विस 1987 में शुरू की गई। हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन ने मशीन को मुंबई में लगाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए पहली बार भारत में एटीएम की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बता देंगे मेरे भाई 1987 में हुई थी। किस कहां पर लगा था, किस शहर में, तो आप बताएंगे भाई मुंबई में लगा था। और बैंक का नाम क्या है आपका, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने इसको लगाया था। फिर आगे हम बात करते हैं और भी आपके एटीएम से संबंधित फैक्ट पूछे जाते हैं आपसे
कि भारत का पहला तैरने वाला एटीएम, तो तैरने वाला पहला एटीएम जो है केरल के कोच्चि में लगाया गया है। कहाँ पर लगाया गया है मेरे भाई? केरल के कोच्चि शहर में लगाया गया है। ये मशीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने झंकार में लगाई है। झंकार एक जगह का नाम, झंकार में लगाया है। इसकी ऑनर केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन कंपनी थी, जो उसकी रेख देख करती थी। ऐसे भैया जी इसमें एटीएम लगा दिया उन्होंने, शिप में लगाया है, नाव है उसमें आपका एटीएम लगाएगा, जिसको तैरते हुआ एटीएम के नाम से जाना जाता है। अब जो आता है भारत का सबसे ऊंचा एटीएम, क्वेश्चन क्या आएगा आपका मेरे भाई? भारत का सबसे ऊंचा एटीएम कहाँ है? तो सबसे ऊंचा एटीएम जो लगाया गया है वो कहाँ पर है? दुनिया का सबसे ऊंचा एटीएम नाथुला में है। नाथुला मतलब कहाँ पर है? नाथुला आप बताओगे सिक्किम में, सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई कुपुर से 14,300 फीट है। इसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया है। किसने लगाया? आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया है। यह जो है ऑपरेट करती है कौन? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारत चीन बॉर्डर पर लगाया गया है और आर्मी के लिए लगाया गया है। किसके लिए लगाया गया है मेरे भाई? आर्मी के लिए आपका जो एटीएम लगाया गया है। फिर आगे हम बात करते हैं, देखो इंपोर्टेंट फैक्ट हैं आपके। तो भारत में खुलने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। चेक सिस्टम जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बंगाल बैंक था। बंगाल बैंक द्वारा सन 1784 में पहला चेक जारी किया गया था। बचत खाता खोलने वाला भारत का पहला बैंक था, बैंक जिसका नाम था प्रेसिडेंट बैंक था। प्रेसिडेंट बैंक द्वारा सन 1830 में पहला बचत खाता खोला गया था, जिसे सेविंग अकाउंट कहते हैं। वर्तमान में इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक था जिसने सन 1946 में भारत के बाहर विदेश में अपनी शाखा को स्थापित किया था। फिर आता म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आरंभ करने वाला पहला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जी आपको इंपोर्टेंट तौर पर याद रखना है। एटीएम सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक था HSBC बैंक। ICICI बैंक ने सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत की थी और 1860 में फ्रांस के कोम पोटायर ही डी पेरिस भारत में पहला विदेशी बैंक है। तो जी आपको कुछ चीजें याद रखना है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें मेरे भाई इसका। और देखिए ये हमारी जो है क्लास इधर तक कंप्लीट हो जाती है। आशा है कि आप सबको समझ में आई होगी। इसमें आज की जो क्लास थी हमने सारा बैंकिंग इतिहास के बारे में पढ़ा है। बैंक कब आए, कौन सी बैंक आई, क्या उसका कब इसकी स्थापना हुई, कब उसका राष्ट्रीयकरण हुआ, कहाँ पर उनका मुख्यालय है। ये प्रमुख तथ्य हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं आपके। मुद्रास्फीति, अस्फीति क्या है, RBI की स्थापना कब हुई, SBI की स्थापना कब हुई, इनके बारे में पढ़ लिया है। और बहुत जल्द ही आपको इसका अगला पार्ट देखने को मिलेगा। 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं हमारे, तो आप सब जो है इनको देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास के लिंक को शेयर करें, क्योंकि जब आप सबको भेजेंगे, इकोनॉमिक्स हर जगह नहीं पढ़ाई जाती है, हर जगह इसका कंटेंट देखने को नहीं मिलता है। और मेरे भाई रेलवे की जो लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, क्योंकि कंपटीशन के इस दौर में अगर आप थोड़ा सा भी चूक रहे हैं, थोड़े से नंबर 1-2 नंबर भी अगर आपके बढ़ सकते हैं, तो वो मेहनत करने से आप ना रुकें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।